चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैल को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन में ए दिया है काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति और पोला। क्या हो जाएंगे? गुड़ी पड़वा होंगे। काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, पोला महोत्सव। बताना है इसमें कि जहां बैल को सम्मानित किया जाता है। पोला क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पोला। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग को पोला वाला पढ़ाए थे, ये महाराष्ट्र के अलावा और कौन सा राज्य में मनाया जाता है पोला उत्सव? महाराष्ट्र के अलावा ये और कौन सा राज्य में मनाया जाएगा पोला उत्सव? छत्तीसगढ़ में। बताए थे कि 36 लोग जब जाते हैं तो रैली की तरह जाते हैं, तो हरेली हो जाता है, उसके बाद वो मंडी में जाते हैं, इसलिए मड़ई। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो महाराष्ट्र का उत्सव है, ये महाराष्ट्र की अगर बात किया जाएगा तो महाराष्ट्र के उत्सव के बारे में, जैसे ये काला घोड़ा महोत्सव भी महाराष्ट्र के हो जाएगा, काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है। इसके बाद काला घोड़ा महोत्सव के बाद अगला जो होगा वो क्या दिखा? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा ये कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। इसके अलावा मकर संक्रांति, एक और क्वेश्चन है कि ये जो मकर संक्रांति उत्सव है ये महाराष्ट्र के अलावा और कौन सा राज्य में मनाया जाता है? और पोला उत्सव याद है? पोला उत्सव जो देखिए मकर संक्रांति जो होता है ये महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी मनाया जाता है, और हम लोग इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग के यहाँ भी जिस दिन मकर संक्रांति रहता है उस दिन पतंग उड़ाया जाता है, तो पतंग उत्सव भी गुजराते का है, ठीक है। माघवपुर मेला ये सब गुजरात का हो जाएंगे। खेल महोत्सव, रण महोत्सव, बीच महोत्सव, सब का सब कहाँ के हो जाएंगे? गुजरात के। तो मकर संक्रांति भी गुजरात के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा, इसके अलावा अगला जो दिया है पोला, इसके अलावा और कौन सा जगह पे हो जाएंगे? छत्तीसगढ़। और पोला उत्सव जो मनाया जाता है वह ऊंट के समान थी, बैल के समान में मनाया जाता है। किन के समान में? बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि इसको क्या किया जाता है, मतलब इसके खेत के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करेगा तो आप लोग को महाराष्ट्र के लोक नृत्य पढ़ाए थे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य क्या क्या होता है याद है? इसका ट्रिक बताइए। ट्रिक का नाम क्या था? देख लौड़ी का तमाशा, वह कॉल करके क्या रह गई? मौन रह गई। तो महाराष्ट्र के क्या हो जाएंगे? लौड़ी, और उसके बाद और क्या हो जाएंगे? तमाशा। ये तमाशा लौड़ी कॉल करके मन इसलिए रह गई क्योंकि वह लेजी थी, लेजम, और उसके बाद लीजम। क्या था? लेजम लीजम, दोनों महाराष्ट्र का उत्सव है। उसके बाद कौल से हो जाता है कौली, और मौन से हो जाता है मौन, ठीक है, मौनी। और उसके बाद जब ये जिसके पास वह कॉल करते हैं वह व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए बहुदा। बहुदा कहाँ के फेस्टे हो जाएंगे? उसके बाद गफ्फा, गफ्फा भी कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र का। बहुत गफ्फा हो जाता है, उसके बाद वह व्यक्ति क्या करता है? उसका नाक काट लेता है, तो नकटा। नकटा कहाँ के हो जाएंगे? और नकटा के अलावा यहाँ एक डॉक्टर थी, उसका नाम क्या था? गोरीचा ललीचा। क्या नाम था? गोरीचा ललीचा। ये तो यहाँ का ललीचा। ये मान लीजिए कि ये जो हो गया 3-4 को फेस्टिवल हो गया। अभी महाराष्ट्र हमको पढ़ाना है। काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, पोला उत्सव, और ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो गया। लावणी, तमाशा, लेजम लीजम, कौली, मौनी, बहुदा, गफ्फा, नकटा, गोरी, ललीचा। तो ये जो पोला उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है वह ऊंट के सम्मानित के लिए मनाया जाता है, ऊंट के समान में मनाया जाता है। और इसके अलावा क्योंकि ये इसको क्या किया जाता है? खेत में यूज किया जाता है, खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आप लोग को बताना है, और अगर महाराष्ट्र से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि आप महाराष्ट्र या मुंबई से और क्या क्या क्वेश्चन जानते हैं बताइए। अच्छा, सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है? भारत के प्रवेश द्वार बोला जाता है कि क्या बोला जाता है? तो देखिए पहले इनका क्वेश्चन होगा कि इसे भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। कौन सा द्वार कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा हो जाएगा, और बताइए कुछ क्वेश्चन याद है? आर्थिक राजधानी, भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र के राजधानी की बात पूछा जाएगा कि
कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, भारत के आर्थिक अगर राजधानी पूछा जाएगा कि आर्थिक राजधानी कौन हो जाएंगे, मुंबई। अगला क्वेश्चन होगा कि मुंबई कौन सा द्वीप पर स्थित है, बताइए। सालेसेट द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर स्थित है, यह सालेसेट द्वीप पर स्थित है, सालेसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। अगला क्वेश्चन और पूछेगा कि 7 टापुओं के नगर किसे कहा जाता है, 7 टापुओं का जो नगर बोला जाता है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। बात समझ में आ गया। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंबई जो होता है 7 टापुओं के नगर हो गया, सालेसेट द्वीप पर स्थित है, भारत के आर्थिक राजधानी हो गई, सूती वस्त्र की राजधानी हो गई, भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। मुंबई विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, अगर पूछा जाएगा कि मुंबई विश्वविद्यालय के स्थापना की बात पूछा जाएगा तो मुंबई विश्वविद्यालय के स्थापना हुआ था 1857। क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि 1857 के क्रांति के समय कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, मुंबई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1897 में। भारत के बॉलीवुड सिटी किसे कहा जाता है, बॉलीवुड सिटी के नाम से अगर जाना जाता है बॉलीवुड सिटी, तो बॉलीवुड सिटी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। बात समझ में आ गया। इसके अलावा और मुंबई से आप लोग क्या जानते हैं, अटल सेतु के बारे में जानते हैं। अटल सेतु, बताइए अटल सेतु क्या था, याद है, सबसे बड़ा समुद्री पुल। सबसे बड़ा अगर समुद्री पुल की बात पूछा जाएगा कि समुद्री पुल कौन सा है, तो वह सबसे बड़ा समुद्री पुल है अटल सेतु जो मुंबई में है, अटल सेतु। और इस अटल सेतु की जो लंबाई है वह कितना किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर है। इस अटल सेतु का क्या हो जाएंगे, बात समझ में आया। इसके अलावा अगर और मुंबई से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मुंबई के बारे में और क्वेश्चन बताइए, तो याद है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया भी है स्थित है मुंबई में। और गेटवे ऑफ इंडिया के अलावा अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, अजंता के गुफा और प्लस में कौन सा गुफा हो जाएंगे, एलोरा की गुफा। एलोरा के गुफा दोनों कहाँ है, और ये दोनों है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये दोनों गुफाएं कहाँ हैं, औरंगाबाद। और याद रखिए क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा औरंगाबाद कि औरंगाबाद में किस मुगल शासक का मकबरा है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा कहिए चाहे औरंगजेब का मकबरा कहिए, किसका मकबरा हो जाएंगे, औरंगजेब के मकबरा है। औरंगजेब के बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, जिसे ताजमहल के क्या कहा जाता है, नकल। औरंगजेब के क्या हो जाएंगे, मकबरा। अगला यहाँ और क्वेश्चन क्या क्या याद कर सकते हैं, मुंबई से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मुंबई के नागपुर में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है। नागपुर में बताना है कि मुंबई के नागपुर में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है, नागपुर में। याद है आप लोग को, बोलिए। सबसे ज्यादा यहाँ मिलता है संतरा। क्या मिलता है, संतरा भारत में सबसे ज्यादा मुंबई के नागपुर में मिलता है। और याद रखिएगा सूती वस्त्र के नगरी कहा है। सूती वस्त्र के सफल कारखाना कब खोला गया था, सूती वस्त्र के सफल कारखाना की अगर बात पूछा जाएगा तो सफल कारखाना कब खोला गया था, 1854 में कि 1954 में, बोलिए। 1854 में कावासाजी डाबर द्वारा। कहाँ खोला गया था, कावासाजी डाबर द्वारा। और मुंबई से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कपास उत्पादन में भारत के दूसरा राज्य, कपास उत्पादन में भारत के कौन सा राज्य हो जाएंगे, भारत के सेकंड राज्य की अगर बात पूछा जाएगा तो मुंबई हो जाएंगे। ठीक है। और मुंबई से क्वेश्चन अगर आप लोग के मालूम है तो बता सकते हैं, मुंबई के नासिक में क्या है, नासिक में एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी जो होती है प्रदीप भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, जो कहां से निकलती है, मुंबई के नासिक के महाराष्ट्र से। बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट अगर और मुंबई से क्वेश्चन आप लोग के पास में है तो मुंबई से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है मुंबई में, और बताइए कोई किसी को पास मालूम है तो मुंबई के सबसे
हाँ, एलिफेंटा की गुफा भी है मुंबई महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफा। और एलिफेंटा की गुफा के अलावा गुफा स्थित है कहाँ? मुंबई में। अगला और क्वेश्चन अगर आप लोग के पास है तो बता सकते हैं, बोलिए। हाँ, छत्रपति। दो रेलवे का मुख्यालय है, एक ये वाला रेलवे कौन सा हो गया? पूर्वी, और ये वाला क्या हो जाएगा? पश्चिमी। यानी पश्चिमी रेलवे का अगर हेड क्वार्टर पूछा जाएगा, रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो जाएंगे मुंबई। कहाँ हो जाएंगे? मुंबई। अगला क्वेश्चन, मध्य रेलवे का मुख्यालय। मध्य रेलवे का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा कि मध्य रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो छत्रपति कहाँ हो जाएंगे? छत्रपति शिवाजी, वही मुंबई। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंबई के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। मुंबई के या महाराष्ट्र के सबसे ऊंची चोटी के नाम अगर पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो ऊंची चोटी का नाम हो जाएंगे कलसूबाई। क्या हो जाएंगे? कलसूबाई। और यह कलसूबाई जो थी, कलसूबाई, इसकी ऊंचाई जो होता है 1646 किलोमीटर होता है। और पश्चिमी घाट को यहाँ के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएंगे? कलसूबाई। और ये जो है किसका सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिमी घाट का। किसका हो जाएंगे? पश्चिमी घाट को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? बोलिए। 2012 में। बात समझ में आया? और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मुंबई से, तो मुंबई से और आप लोग के पास क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर। कौन सा मंदिर था? सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि है ना? चलिए लिख देते हैं सिद्धि विनायक मंदिर। और कुछ क्वेश्चन है, याद रखिए। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ था। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। उस व्यक्ति का नाम है गुरु गोविंद सिंह। किसका मृत्यु हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का अगर मृत्यु पूछा जाएगा तो मुंबई के नांदेड़ में हुआ था 1708 ईस्वी में, बुल खान नामक मुसलमान व्यक्ति के द्वारा। हाँ, मुंबई कौन सा स्टेडियम हो जाएंगे? हाँ, वानखेड़े स्टेडियम। और क्वेश्चन है इसके अलावा, स्टेडियम के अलावा, और बताइए, एक व्यक्ति का यहाँ जन्म हुआ था, भारत के इतिहास में उसका अहम योगदान था 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। रत्नागिरी में अगर बात किया जाएगा तो रत्नागिरी में किसका जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। किसका जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। मुंबई के दो और फेमस त्योहार हैं जिसको माना जाता है, आप लोग को मालूम है? याद पड़िए, एक है शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव मुंबई का सबसे फेमस महोत्सव है। और गणेश चतुर्थी भी मुंबई का सबसे फेमस महोत्सव है। शिवाजी महोत्सव के सबसे पहले प्रचलन किसने किया था? याद है? 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक इसको स्टार्टिंग किए थे, और 1854 ईस्वी में इसी को स्टार्ट किए थे। यहीं पे एक जगह और पड़ता है संतारा, जिसको 1854 ईस्वी में नहीं, 1834 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत लूट लिया था। लॉर्ड डलहौजी जो था, हड़प नीति के तहत क्या किया था? हड़प नीति के तहत इसको हड़प लिया था। बात समझ में आ गया? 1854 होगा। कब हुआ था? 1854 में। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा मुंबई से, ठीक है? ये एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कब के था? 2023 के सारे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखिए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी, सत्रिया, उड़ीसी, कंथक। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? मणिपुरी। क्या हो जाएंगे? सबसे पहला पॉइंट ये रखना है कि हम लोग का जो मणिपुर है, मणिपुर जो है, यहाँ पे एक शास्त्रीय नृत्य चलता है जिसका नाम क्या है? मणिपुरी। क्या हो जाएंगे? मणिपुरी में 2, 3, 4 बहन का सम्मेलन था जिसका नाम क्या था? झावेरी बहन। और उस झावेरी बहन का नाम में पहला कौन थी? नैना। नैना के बाद दर्शना। दर्शना के बाद नैना, दर्शना, सुवर्णा, रंजना। सुवर्णा थी और कौन थी? रंजना। बताइए, इन चारों के गुरु के नाम बताना है। गुरु अमली सिंह। कौन थी? गुरु अमली सिंह। और गुरु अमली सिंह के एक हस्बैंड था जिसका नाम क्या था? नल कुमार सिंह। इसके अलावा देवी जी वाला था एल वीनो देवी।
एल्विनो देवी के बाद बताइए, बोलिए कलावती देवी। हाँ, चारू माथुर एक नया मिला था, कलावती देवी। कलावती देवी के बाद और एक देवी थी बिंबावती देवी। कौन थी? बिंबावती देवी। और निर्मला मेहता और सविता मेहता। कौन कौन हो जाएगी? निर्मला मेहता और क्या हो जाएगी? सविता मेहता। निर्मला मेहता और कौन सी मेहता हो जाएगी? सविता मेहता। और बताइए राजकुमार जीत सिंह, राजकुमार जीत सिंह। और एक नाम बताइए, क्या बताए थे आप? क्या नाम रखे थे? माथुर, चारू माथुर। कौन हो जाएगी? चारू माथुर। नाम जोड़ लीजिएगा। चारू माथुर जो थी ये भी यहाँ का एक क्या बोला जाता है, मणिपुरी के हो जाएगी नृतंगना। तो इतना याद बात समझ में आया। लेकिन मणिपुर के आप लोग को लोक नृत्य नहीं पढ़ाए थे। बताइए मणिपुर के अगर लोक नृत्य पूछा जाएगा तो हाँ, लाई हरोबा। लाई हरोबा के बाद थंगटा, क्या हो जाएंगे? थंगटा के बाद रसलीला, क्या हो जाएंगे? रसलीला के बाद नुप्पा, क्या हो जाएंगे? रसलीला के बाद हो जाएंगे नुप्पा। और एक होता है जागोई। क्वेश्चन आप लोग को ये बताना है कि जागोई जो होता है, जागोई ये मणिपुर राज्य के अलावा और कौन सा राज्य में मनाया जाता है? जागोई मणिपुर राज्य के अलावा और कौन सा राज्य में मनाया जाता है? आप लोग को याद है? बताए थे आप लोग को कि गोवा देखने जाना है। और गोवा देखने जब जाना है तो गोवा में बताए थे कि घोड़ा से लोग जाते हैं जिसके पास जगीर होता है, तो वह जगीर हो जाएंगे यहाँ के भी गोवा का। तो इतना बात याद हुआ। अगला, लेकिन अगर मणिपुर से क्वेश्चन बताया जाएगा कि इसके अलावा और मणिपुर से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, ज्योग्राफी के हिसाब से चाहे हिस्ट्री के हिसाब से, बोलिए क्या हो सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि इस मणिपुर राज्य को सिल्वर स्टेट में रखा गया है, सिल्वर सिस्टर कहा जाता है। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम को, मणिपुर को, त्रिपुरा को, इस सातों को मिला के सिल्वर सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है, 7 सिस्टर। ठीक है। मणिपुर के बात किया जाएगा तो मणिपुर में एक झील है, उस झील का नाम याद है आप लोग को? बोलिए। मणिपुर के झील का नाम है लोटकक झील। क्या नाम है? लोटकक झील। लोटकक झील जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य में जो लोटकक झील है, यहाँ इसी के बीच में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, उसका नाम क्या है? काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम था? काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो होता है, काबुल लेमजाओ, ये नेशनल पार्क लोटकक झील के मध्य में पाया जाता है। इसलिए इनको भारत के तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो बिहार पुलिस में पूछा था। भारत के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के अगर नाम पूछा जाएगा कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो हो जाएंगे काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। ये दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में कि क्या बोला जाता है, काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क भारत के कौन सा राज्य में स्थित है। और दूसरा में पूछा था कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बताइए, तो कहां हो जाएंगे? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि इस काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो होता है यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? बिष्णुपुर जिला में स्थित है। और याद रखिएगा इसको राष्ट्रीय नेशनल पार्क के दर्जा दिया गया नेशनल पार्क का, वह दिया गया 1977 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1977 ईस्वी में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट क्वेश्चन पूछागा कि ये जो काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है ये कौन सा पक्षी के लिए फेमस है? तो यह हिरण के लिए। कौन सा हिरण? हिरण के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा यह नेशनल पार्क हिरण नहीं, पक्षी नहीं, जानवर के लिए बोल रहे हैं, हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हिरण के लिए? मतलब हिरण के लिए हो जाएंगे, बात याद रखिएगा। और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क के अलावा मणिपुर में एक और नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है सिरोही नेशनल पार्क। कौन सा? सिरोही। अगर नेशनल पार्क की बात पूछा जाएगा कि सिरोही नेशनल पार्क भारत के कौन सा राज्य में स्थित होता है, तो मणिपुर राज्य में स्थित होता है। इतना बात समझ में आया। लेकिन एक और क्वेश्चन बताइए, मणिपुर के अंतर्गत एक दारा पाया जाता है, उस दारा का नाम आप लोग को बताइए। तुजू दारा। कौन सा दारा हो जाएंगे? तुजू दारा जो होता है, तुजू दारा ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दारा जो होता है, तुजू दारा जो होता है, वह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित होता है। बात समझ में आ गया?
अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मणिपुर में और याद है आप लोग के क्वेश्चन, बोलिए मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की शिलोंग है कि इम्फाल? बोलिए कहाँ है? इम्फाल। कहाँ हो जाएंगे? मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएंगे। तो इतना बात याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के थर्ड से सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन दिया है कुचिपुड़ी, उड़ीसा और छऊ। आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे छऊ। और छऊ जो होता है यह शास्त्रीय नृत्य ना होकर कौन सा नृत्य होता है? लोक नृत्य। और ये जो छऊ होता है बिहार में भी पाया जाता है, बिहार के अलावा बंगाल में भी पाया जाता है, बंगाल के अलावा उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा के अलावा और झारखंड में भी पाया जाता है। इतना बात याद रखिएगा कि छऊ जो नृत्य होता है बिहार के अलावा बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में पाया जाता है। और तपन कुमार पटनायक को इसी के लिए संगीत अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। बात समझ में आया? और क्वेश्चन यहाँ दिया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ये शास्त्रीय नृत्य के सबसे फेमस कलाकार का नाम याद है? यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन सी हो जाएगी? और यामिनी कृष्णमूर्ति से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे। जैसे पहला क्वेश्चन इनको पद्म विभूषण के बारे में पढ़ाए थे कि कब मिला था। तो 2016 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म विभूषण के बाद इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? बताइए। पद्म भूषण याद है? 2001 में इनको पद्म भूषण दिया गया। कौन सा भूषण दिया गया? पद्म भूषण दिया गया। और 1968 ईस्वी में, 1992 में ना, 68 ठीक है ना, हाँ, पद्म श्री मिला था। क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। क्या हुआ? नहीं, पद्म श्री मिला था। 1968 में क्या मिला था? पद्म श्री। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति थी इनका संबंध कौन सा राज्य से है? बताइए। भरतनाट्यम राज्य बताना है, तमिलनाडु। मतलब ये कहाँ की थी? तो इनका संबंध कहाँ से था? संबंध इनका था तमिलनाडु से। कहाँ से था? और ये दो नृत्यांगना करती थी। एक करती थी भरतनाट्यम। क्या करती थी? भरतनाट्यम के बाद और क्या करती थी? बोलिए कुचिपुड़ी। क्या करती थी? कुचिपुड़ी भी करती थी। तो याद रखिएगा, इनके बुक का नाम याद है? बोलिए कौन सा? ये फैशन फॉर डांस। ये फैशन फॉर डांस यामिनी कृष्णमूर्ति की क्या था? बोलिए यामिनी कृष्णमूर्ति का ये क्या बोला जाता है? ये पुस्तक था। और इनमें क्वेश्चन आप लोग को याद है? राजा रेड्डी, पद्माजा रेड्डी, स्वप्न चौधरी, उसके बाद शोभा नायडू, हलीम खान, उसके बाद अपर्णा छत्तीसन, ऐसे बहुत सारे इनके कलाकार हैं। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है आप लोग को सत्रिया। क्वेश्चन बताना है कि सत्रिया को कब जोड़ा गया? सत्रिया को ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन है? सत्रिया। जोड़ा कब गया था इसको? 2000 में। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीमत शंकर देव। कौन हो जाएंगे? श्रीमत शंकर देव के बाद प्रदीप चलिहा, ठीक है, शारदीय सकिया, गुरु जतीन सिंह, इसके बाद ललित ओझा, प्रभात शर्मा, इससे बहुत सारे इनके कलाकार हो जाएंगे। ठीक है। उड़ीसी जो होती, उड़ीसी, क्वेश्चन बताना है कि उड़ीसी के सबसे फेमस कलाकार कौन थे? केलुचरण कौन हो जाएंगे? केलुचरण महापात्र। और केलुचरण महापात्र से भी आप लोग को क्वेश्चन पढ़ाए थे। इनका पुरस्कार के बारे में, इन्होंने सबसे पहले 1993 में एक स्कूल बनाया था जिसका नाम था सृजन स्कूल। क्या बनाया था? सृजन स्कूल की स्थापना किसने किया था? बोलिए केलुचरण महापात्र। इन्होंने पद्म विभूषण भी पाया था, पद्म भूषण भी पाया था और पद्म श्री भी पाया था। तो पद्म विभूषण कब मिला था? याद है? 2000 में। 2000 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। और उसके बाद पद्म भूषण 1988 में इनको पद्म भूषण मिला था। और पद्म भूषण के अलावा 1974 ईस्वी में इनको क्या दिया गया था?
पद्मश्री दिया गया था। एक और क्वेश्चन बाकी, इसके कलाकार याद रखिएगा, माघवी मृदुगल हो जाएंगे, किरण सहगल हो जाएंगे, उसके बाद मिलानी साराभाई हो जाएगी, इंद्राणी रहमान हो जाएगी, कालीचरण पटनायक, दुर्गा चरण अरविंद, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, मीनाक्षी मिश्रा, ये सब इनके कलाकार हो जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बताना है कि उड़ीसा के कौन से कलाकार को, ठीक है, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य के लिए 2008 में पद्मश्री मिला था, याद है? 2008 में कौन से कलाकार को पद्मश्री मिला था? तो याद रखिएगा गंगाधर प्रधान को। किसको मिला था? गंगाधर प्रधान को उड़ीसा नृत्य के लिए इनको 2008 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो याद है, पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर, तपन कुमार पटनायक। अगला देखिए, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है एसएससीजीडी 2023 के 10 जनवरी में कि भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन दूगो, इसमें ऑप्शन तो ऐसे 87 हम लोग काट देंगे अपने मन से, 80 भी काट देंगे, दिक्कत होगा 82 भी काट देंगे। ऐसे ऑप्शन में डालना चाहिए उनको 1972 और 1881। देखिए भारत में जनगणना जो स्टार्ट हुई थी सबसे पहले 1872 में। सबसे पहला पॉइंट इस बात सेव हो गया क्या? सबसे पहला पॉइंट ये बात बताना है कि जनगणना क्या होता है। जनगणना होता क्या है? तो हाँ, मतलब किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों को गणना करना ही क्या कहलाता है? जनगणना। और सबसे पहले अगर बात किया जाएगा तो जनगणना के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सुनिए, जनगणना जो होती है निश्चित स्थान पे लोगों को गणना करना होता है। क्या होता है? लोगों को गणना करना ही क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जनगणना करने का अधिकार किसके पास होता है? गृह मंत्री के पास कि केंद्रीय मंत्री? मतलब जनगणना क्या बोला जाता है? हाँ, जनगणना केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जनगणना वहाँ केंद्र सरकार और प्लस में कौन सा सरकार? राज्य सरकार दोनों करा सकती है। कौन सी सरकार करा सकती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करा सकती है। और जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष पे होता है? प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। कितना वर्ष पे होता है? 10 वर्ष पे होता है। और ये जो जनगणना है कौन सी सूची का विषय हो जाएगा? तो संघ सूची का विषय है। अगर पूछेगा कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है तो संघ सूची का विषय है जनगणना। बात याद हो गया? अगला पॉइंट ये बताना है कि जनगणना जो होता है सबसे पहले, ये अभी वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो जनगणना हुआ था 2011 वाला, वह स्वतंत्र भारत के कौन सा नंबर का जनगणना था? स्वतंत्र भारत के पूछा जाएगा तो 7वां, और ऐसे पूछा जाएगा तो 15वां। कौन सा हो जाएंगे? 15वां होता है। जनगणना भारत के प्रथम 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? याद है आप लोग को? 2011 के जनगणना आयुक्त पूछा जाएगा। जनगणना आयुक्त हो जाएंगे सी चंद्रमौली। आयुक्त कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा सी चंद्रमौली। बात समझ में आया? सी चंद्रमौली जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जनगणना के पहले जनगणना आयुक्त। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1872 में एक गुआसराय था, लॉर्ड मेयो। क्या था? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल होता है 1869 से लेकर 1872 तक इन्होंने काम करता है। और जैसे ही इनको भारत का वायसराय बनाया जाता है, इन्होंने जनगणना करवा देता है। लेकिन इसके समय जो जनगणना हुआ था वो अधूरी जनगणना हुआ था, मतलब पूरा जनगणना नहीं हो पाया। लॉर्ड मेयो जो था, लॉर्ड मेयो, इन्होंने एक विश्व स्कूल बनाया था। इन्होंने राजस्थान के अजमेर में, कहा? राजस्थान के अजमेर में एक कॉलेज बनाया था अजमेर में, जिसका नाम था मेयो कॉलेज। क्या नाम था? मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो। अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि इसका क्या बोला जाता है? लॉर्ड मेयो इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना किए थे। कृषि विभाग के स्थापना किसने किया था?
की स्थापना किया था लॉर्ड मेयो। इसके अलावा लॉर्ड मेयो के काल में, इसी के काल में सबसे पहले जनगणना हुआ था। इसी के काल में वह काल था, डेट था 1872 में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में किया गया था? लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। इसके बाद ये इनके समय में आर्थिक, इनके समय में बोलिए क्या हुआ था? इनके समय में आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आया था। क्या था? आर्थिक विकेंद्रीकरण के नीति अपनाया गया इसी के काल में। और यह एक वैसा वसराय था जो पद पे रहते इनकी मृत्यु हो गया था। क्या हुआ था? इनके पद पर रहते इनके क्या हो गया था? रहते इनकी मृत्यु हो गया था। और इनकी मृत्यु जो हुआ था वह पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। पोर्ट ब्लेयर में किसने किया था? याद है? 1872 ईस्वी में किया गया था। 1872 में इनका मृत्यु हुआ था। और मृत्यु करने वाले व्यक्ति थे शेर अलीर अफरीदी। कौन थे? शेर अलीर अफरीदी। ये व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या किया गया था 1872 में पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ किया गया था? पोर्ट ब्लेयर में। लेकिन ये तो पहली जनगणना हुआ था, लेकिन यह जनगणना अधूरी रही थी, पूरा नहीं हो पाया। आगे चल के लॉर्ड मेयो के काल के बाद बना लॉर्ड नॉर्थबुक, और लॉर्ड नॉर्थबुक के बाद बना लिटन, और लिटन के बाद बना रिपन। और रिपन की अगर बात करेंगे तो रिपन के काल में पूरा जनगणना हुआ था। और रिपन का कार्यकाल हो जाएंगे 1880 से 1884 के बीच में इनका कार्यकाल था। और इसी के समय में पूर्णतः जनगणना हुई थी। जैसे रिपन के बाद किया जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट यह होगा कि भारत के सबसे लोकप्रिय वसराय, सबसे कौन हो जाएंगे? लोकप्रिय वसराय था। ये सबसे लोकप्रिय वसराय बना। वसराय के लिस्ट में सबसे लोकप्रिय कौन बना? लॉर्ड रिपन। अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि इसको लोकप्रियता की उपाधि कब दिया गया था? नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं। 1909 ईस्वी में इसको लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय, कौन के थे? मदन मोहन मालवीय जो व्यक्ति थे, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने इनको लोकप्रियता की उपाधि दिया था। बात समझ में गया? और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वह कर्जन को कहे थे, क्या कहते हैं? आधुनिक और भारत का औरंगजेब। बात समझ में गया? आधुनिक भारत का औरंगजेब। इसके अलावा इनके समय में 1881 ईस्वी में क्या हुआ था? पूर्णतः जनगणना हुआ। क्या हुआ था? पूर्णतः जनगणना किसके समय हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। और 1882 में जो क्या बोला जाता है, लिटन के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसके समय में 82 में इन्होंने रद्द कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। प्रेस एक्ट को क्या किया गया? रद्द किया गया। बात समझ में गया? अगला पॉइंट अगर पूछा जाएगा कि 1883 में क्या हुआ था, तो याद रखिए इल्विट बिल विवाद। क्या हुआ था? इल्विट विल विवाद किसके समय हुआ था? विल विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? बोलिए। स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है इन्हीं को। जनक किसको कहा जाता है? और इन्हीं के समय में कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा हो उसको काम नहीं करवाया जाएगा। अगर 7 से 12 वर्ष के बच्चा को काम भी करवाया जाएगा तो 9 वर्ष से ज्यादा के, मतलब 9 घंटा से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। तो इसका हम लोग का जो आंसर होगा इसका, वह आंसर क्या हो जाएंगे? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में पूर्णतः जनगणना हुआ था। क्लियर है? 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन है सारा। ठीक है। अगला पॉइंट है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मिशन की अभियासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री। जितना भी ये सब योजना होती है उसको 100 में 95% अनुमोदन करने का अधिकार किसका होता है? पीएम। आप लोग पढ़ी होगी पीएम बीमा योजना, प्रधानमंत्री अवकाश योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री अमृत दीवान योजना, ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे। तो ये तो योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। योजना देखिए,
जैसे एक मान लीजिए कि एक प्रधानमंत्री बीमा योजना आता है, जैसे ऐसे उदाहरण देके बता रहे हैं, आगे मिलेगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना के मतलब यह हुआ कि यह अपने तरीका से, चाहे अभी अग्निवीर योजना आ गया, अग्निवीर योजना ले लीजिए, चाहे अगर क्या बोला जाता है अग्निवीर योजना ले लीजिए, इसमें यह तय किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना में यह तय किया गया था, यह आया था क्या बोला जाता है 9 मई 2015 की ये योजना आई थी, और इसमें तय किया गया कि जिस व्यक्ति को अगर दुर्घटना हो जाता है, किसी कारणवश दुर्घटना हो जाता है, तो उसको क्या किया जाएगा, बीमा दिया जाएगा। तो ऐसे तय किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके रहने के लिए घर नहीं है, बेघर है, ठीक है, तो उसको सरकार के तरफ से पक्की घर बनाने के लिए कुछ आर्थिक मदद किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कॉलोनी, क्या बोलते हैं, 1,40,000 रुपया पास होता है, वह निर्धन व्यक्तियों के लिए है, धनी व्यक्ति को नहीं मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो यही सब होता है। लेकिन क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन हम जो पूछ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो क्वेश्चन है, ये इसको हम जोड़ देते हैं पॉलिटी से। किसको जोड़ देते हैं, पॉलिटी से। और क्वेश्चन आप लोग को सबसे पहला बताना है कि मुख्यमंत्री की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में। अच्छा, ये मुख्यमंत्री का जो पद होता है, ये होते कौन है, बोलिए, राज्य के सीएम, चाहे राज्य के वास्तविक प्रधान, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि यह राज्य का वास्तविक प्रधान होते हैं। राज्य का वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं भारत के सीएम में। बात समझ में गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि सीएम की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में किया जाता है, तो लगा लीजिएगा 163 अनुच्छेद। इस क्या बोला जाता है, सीएम के नियुक्ति 164 जो अनुच्छेद है, 63 अनुच्छेद है, 163 अनुच्छेद जो है, इसमें राज्यपाल की सलाह देने के लिए एक मंत्री की जरूरत होती है। राज्यपाल के सलाह देने के लिए किसकी जरूरत होती है, सलाह के लिए एक मंत्री की जरूरत होता है, और वह मंत्री कौन होते हैं, सीएम। कौन होंगे, सीएम। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 164 लगा देते हैं तो आप लोग बता सकते क्या है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। 164 में सीएम की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। किसके सलाह से, सीएम के सलाह से। सलाह से क्या होता है, सीएम की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। जैसे राज्य लेवल पे कौन सा कृषि मंत्री होगा, कौन सा सड़क मंत्री होगा, बात समझ में आ गया। ऐसे करके मंत्रियों की क्या किया जाता है, नियुक्ति। और 165 अगर अनुच्छेद आप लोग से पूछ दिया जाएगा तो याद है, महाधिवक्ता। क्या हो जाएंगे, महाधिवक्ता। और एक बार के क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है, तो लगा लीजिएगा 167। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति की चर्चा किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं किसका, एवं शक्ति के चर्चा किया गया है। शक्ति के चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद का नाम होगा 167। और मुख्यमंत्री की शक्ति क्या होती है कि यह किसी भी मंत्री को सलाह देते हैं नियुक्त करने के लिए। दूसरा शक्ति यह होता है कि यह किसका, विधानमंडल में क्या हो रहा है, जैसे राज्य लेवल पे, जैसे क्या बोला जाता है, विधान परिषद में और विधानसभा में क्या हो रहा है, इसकी सूचना ले जाके यह देते हैं किसको, राज्यपाल को। बात समझ में गया। तो विधानमंडल की सूचना किसको देते हैं, राज्यपाल को। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा कार्यकाल कौन सा मुख्यमंत्री का रहा है, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार। सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का था, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री। क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो याद रखिए, देश में वरीयता के हिसाब से, देश में अगर वरीयता, बड़ा पद के हिसाब से, वरीयता पद के हिसाब से इनका कौन सा पद आता है, तीसरा। क्या होता है, सॉरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दूसरा नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री। कौन सा पद हो जाएंगे, तीसरा पद हो जाएंगे, तीसरा। अब क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहाँ 4 अनुच्छेद याद रखिए, 163, 164, 165, 166। बोलिए 163 में क्या है, 164 में क्या है, 165 में
167 में हाँ मुख्यमंत्री के कार्य में शक्तियां, उसी प्रकार पीएम से अगर पूछा जाएगा कि पीएम की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में होती है, तो याद रखिएगा पीएम की नियुक्ति अनुच्छेद 74 में होता है। और यह व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति के सूचना एवं सलाह देने के लिए। राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री होता है, सलाह देने के लिए किसकी नियुक्ति किया जाता है, पीएम की नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 74 में। बात समझ में गया। उसके बाद अनुच्छेद 75 में क्या आता है, याद है, अनुच्छेद 75 में आता है कि पीएम की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। पीएम की सलाह से क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो होंगे अन्य मंत्रियों की क्या कर सकते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे उसमें हुआ 163, 164, सेम उसमें है 74 और 75। इसके बाद इसमें सेम उसमें जैसे राज्य लेवल के, राज्य के सारे मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति का नाम है महाधिवक्ता, उसी तरह किसका नाम हो जाएंगे महाधिवक्ता, बोलिए उसी तरह हो जाएंगे 76 अनुच्छेद। बात समझ में गया। 76 अनुच्छेद वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएंगे, महानवादी। यानी महानवादी जो होते हैं केंद्र के लेवल के विधि अधिकारी होते हैं। वादी क्या, बोलिए क्या क्वेश्चन था, महानवादी, महानवादी के कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर नियंत्रण होंगे। जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब इसको हटा सकते हैं। अभी बताइए क्या है, कौन सा है, अभी भारत के महानवादी कौन है, आर के बेकेंटम रमणी। कौन हो जाएंगे, आर के बेकेंटम रमणी। क्लियर है इतना बात, बोलिए। और अगर पीएम से सलाह जोड़ा जाएगा, पीएम से क्वेश्चन, तो पीएम से क्या हुआ, अनिश्चित, इसका निश्चित काल नहीं होता है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे इनको हटा सकते हैं। काम क्या होता है, अच्छा वर्क क्या होता है ना, इनका वर्क ये होता है केंद्र सरकार के मुकदमा लड़ना। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार पे मुकदमा हो गया, तो यह केस लड़ने का काम कौन करेंगे, महानवादी। उसके बाद ये कानूनिक सलाहकार होते हैं। अगर केंद्र सरकार को कोई कानून के बारे में सलाह लेना हो तो किससे लेंगे, भारत के महानवादी से। या केंद्र सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, उसी को कानून बोला जाता है। बात समझ में गया। महानवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के योग्यता के बराबर होता है। ऐसे करके पढ़ा दिए हैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि हम जोड़ेंगे और क्वेश्चन इनसे कि आप बताइए प्रधानमंत्री से क्वेश्चन अभी, तो अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बोलिए। अच्छा क्वेश्चन बताना है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, सर्वाधिक लंबा। लेकिन याद रखिएगा हम नरेंद्र मोदी भी होने वाले हैं। सर्वाधिक कार्यकाल तो उस समय अभी पहले की ही बात पढ़िए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो था सबसे लंबा था, शायद लगभग 17 वर्ष। कितना वर्ष था, लगभग 17 वर्ष तक ये पद पर रहे। अगला क्वेश्चन पूछेगा न्यूनतम कार्यकाल किस पीएम के था, न्यूनतम कार्यकाल किस पीएम का हो जाएंगे, तो याद रखिएगा न्यूनतम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का था। किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी का मात्र 17 दिन का समय था। कितना दिन, 17 दिन तक पीएम रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन थे, याद है, सबसे अधिक एज के पीएम की बात पूछा जाएगा। सबसे अधिक एज के पीएम कौन होंगे, तो मोरारजी देसाई। कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ये मोरारजी देसाई एक ऐसा पीएम है जिसको पूर्णतः गैर कांग्रेसी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम कौन है, गैर कांग्रेसी पीएम कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय में सर्वाधिक बार बजट पेश हुआ था। क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले पीएम कौन थे। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले पीएम की नाम पूछा जाएगा, पेश किया था इन्हीं के समय हुआ था, उसका नाम हो जाएंगे मोरारजी देसाई। न्यूनतम एज के पीएम कौन थे, न्यूनतम एज की पीएम याद है, न्यूनतम एज की पीएम थे राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी जो था, इन्हीं के क्या बोला जाता है, इन्हीं के सम्मान में एक पुरस्कार भी दिया जाता था। कौन सा, नहीं मानव के लिए दिया जाता था, मानव रहित पुरस्कार राजीव गांधी के सम्मान में। तो राजीव गांधी सबसे न्यूनतम एज के थे। ये राजीव गांधी किसका बेटा था,
याद है? इंदिरा गांधी के बेटा थे राजीव गांधी। बात समझ में आ गया? इनके समय में ही ये पद पर रहते बजट पेश किए थे। पद पर रहते बजट पेश किसने किया था? बजट पेश किया था राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन बताना है कि वह कौन सा सीएम है, कौन सा पीएम है जो कभी सीएम नहीं बना, कभी सीएम नहीं बने थे। उसका नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल क्या हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा पीएम है, वह कौन सा पीएम है जो डायरेक्ट सीएम से पीएम बने हैं, जो डायरेक्ट क्या बोले हैं, सीएम से बने हैं पीएम। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। ये गुजरात के उस समय क्या थे? गुजरात के उस समय थे सीएम और वहीं से बन गए क्या? पीएम। 3 मुख्य प्रधानमंत्री के समय में बजट पेश हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बेटा राजीव गांधी। 3 ऐसे पीएम थे जिनके समय में क्या हुआ था। क्लियर है? तो याद है ना? बाकी तो इंदिरा गांधी कई बार पढ़ा दिए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति के बारे में बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़े हैं। गृह मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है। सदनम पीबी बालकृष्णन को कृष्ण नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। SSCGD 10 जनवरी 2023 शिफ्ट दूसरा कौन सा हो जाएंगे? कथकली। क्या हो जाएंगे? आंसर। लेकिन अब कथकली से अगर क्वेश्चन बनाएंगे हम तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि कथकली जो होता है इसकी विशेषता क्या होता है? एकल किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा कि महिला के द्वारा? एकल पुरुष के द्वारा किया जाता है। एकल पुरुष के द्वारा किया जाता है। कौन? कथकली। ठीक है। कथकली में रामायण एवं महाभारत की चर्चा है। किस चीज का चर्चा है? रामायण एवं महाभारत के चर्चा है। इसमें चर्चा किया जाता है कथकली में। अगला पॉइंट अगर बता सकते हैं तो इसे देव नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे देव नृत्य के नाम से जाना जाता है। देव नृत्य किसे कहा जाता है? कथकली को। अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें होता है नायक और खलनायक। नायक को पंचा क्या कहा जाता है? नायक को कहा जाता है पंचा और खलनायक को क्या बोला जाता है? खलनायक को बोला जाता है कंथी। बात समझ में आ गया? और इससे संबंधित बहुत सारे कलाकार हुए थे। जैसे कथकली के सबसे बढ़िया बताइए बेस्ट कलाकार, चाहे नाम रखिए। कथकली के कलाकार का नाम क्या हो जाएंगे? आनंद शिवरामन। क्या हो जाएंगे? इनके कलाकार के बाद अगर पूछा जाएगा कलाकार तो पहला कलाकार हो जाएंगे आनंद शिवरामन। क्या हो जाएंगे? आनंद शिवरामन के बाद कृष्णन कुट्टी। कौन हो जाएंगे? कृष्णन कुट्टी के बाद कृष्णन नायर। कृष्णन कुट्टी, कृष्णन क्या हो जाएंगे? नायर। और इसके अलावा और बताइए आप लोग। शांताराव। क्या हो जाएगी? शांताराव। उसके बाद हाँ आई है शांताराव के बाद किज पदम कुमारन। किज पदम कुमारन। कुमारन के बाद उदय शंकर। क्या हो जाएंगे? उदय शंकर के बाद ये व्यक्ति का नाम पीबी बालकृष्णन। क्या हो जाएंगे? पीबी बालकृष्णन। और इसी पीबी बालकृष्णन को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था कथकली के लिए। इतना बात समझ में आया? बाकी लौड़ी आप लोग को याद है कि लौड़ी महाराष्ट्र के है। देख लौड़ी की तमाशा कॉल करके मौन रह गई। ठीक है। महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लोक नृत्य हो जाएंगे। और अभी कुचिपुड़ी पीछे बता दिए हैं कि आंध्र प्रदेश का था। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम तमिलनाडु का स्थित है। सादिर इसका अन्य नाम है, मंदिर को समर्पित है। अलारिपू से स्टार्ट होता है। तिलाना और चिलाना से क्या होता है? अंत होता है। इसमें 2 नया कलाकार जोड़े थे आप लोग को। एक जोड़े थे राधा श्री। क्या जोड़े थे? राधा श्री के बाद पीबी कृष्ण आयर, पी मणि कृष्ण आयर। क्या लिखवाए थे? पी मणि कृष्ण क्या लिखवाए थे? आयर। इनका संबंध किससे था? भरतनाट्यम से संबंधित था। बात समझ में आया? और इससे तो बहुत सारे कलाकार हो जाएंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनलमान सिंह, मिलानी साराभाई, रुकमणी देवी, लीला समसम, बैजंती माला। उसके बाद बताइए बैजंती माला के बाद बताइए पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाल सरस्वती। उसके बाद और बताइए याद है? हाँ गीता चंदन, कोमल वर्धन के बाद एस श्रीनिवास, मधुकमल। ऐसे कलाकार बहुत सारे हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इतना। बात समझ में आ गया? लेकिन अब बताइए केरल से क्वेश्चन याद है आप लोग को?
और ज्यादा क्वेश्चन याद है? अगर केरल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और आप लोग बताइए तो केरल में क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पूरा एक बार और पूरा इसको डीपली देखिए। केरल याद करते चलिए, बहुत ज्यादा काम आएगा। सबसे पहले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्या हो जाएंगे? तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे केरल में भाषा कौन सा बोला जाता है? मलयालम। क्या बोला जाता है? मलयालम भाषा यहाँ यूज किया जाता है। अगला बताइए, केरल में अगर विधानसभा की सीट हम पूछेंगे कि विधानसभा की सीट कितना होता है, तो याद है आप लोग को विधानसभा होता है 140, लोकसभा होता है 20 और राज्यसभा होता है 9। तीनों याद रखिएगा, विधानसभा 140, लोकसभा 20 और राज्यसभा कई गो? 9 गो। अगला क्वेश्चन अगर बात पूछा जाएगा तो यहाँ का क्या बोला जाता है? यहाँ का सबसे पहले फेस्टिवल बताते हैं, त्योहार, और यहाँ का मात्र 2 त्योहार हैं। त्योहार में तो ऐसे बहुत है, केरल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ के मुख्य 2 त्योहार आप लोग को याद पढ़ाते हैं। एक त्योहार का नाम है ओणम। कौन सा त्योहार हो जाएंगे? ओणम। और दूसरा त्योहार का नाम है अरटुपोगल। क्या होता है? अरटुपोगल और ओणम। और ओणम से और क्वेश्चन पूछता क्या क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ओणम जो त्योहार मनाया जाता है ये कौन सा महीना में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह अगस्त और सितंबर के महीना में मनाया जाता है। अगस्त से कौन सा महीना हो जाएगा? अगस्त सितंबर के बीच मनाया जाता है। और ओणम जो त्योहार जो होता है, ओणम त्योहार 10 दिन का त्योहार है। कौन सा दिन का? 10 दिन का त्योहार है ओणम। याद रखिएगा, ओणम के जो पहला दिन होता है, 10 दिन में पहला दिन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अथम के नाम से। क्या कहते हैं? पहला दिन को अथम कहा जाता है और 10वां दिन को क्या कहा जाता है? याद है आप लोग को? पहला दिन को अथम और 10वां दिन को कहा जाता है, बताइए याद है? तिरुओणम। क्या कहा जाता है? 10वां दिन को कहा जाता है तिरुओणम। इतना बात समझ में आया? और यह जो त्योहार मनाया जाता है फसल कटाई के उपलक्ष्य में। क्या मनाया जाता है? फसल कटाई के उपलक्ष्य में। फसल के कटाई के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो उपलक्ष्य में याद रखिएगा यह त्योहार मनाया जाता है ओणम। क्लियर? और यहीं पे अरटुपोगल भी मनाया जाता है। बात इतना समझ में आया? अगला बात, अगर यहाँ शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाएगा तो यहाँ 2 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें पहला शास्त्रीय नृत्य का नाम है मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएंगे? मोहिनी अट्टम के बाद दूसरा हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएंगे? कथकली और मोहिनी अट्टम। और दोनों के बारे में बता दिए हैं। मोहिनी अट्टम एकल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विष्णु भगवान के लिए क्या है? समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोहिनी अट्टम के संस्थापक कौन थी? मोहिनी अट्टम के संस्थापक बता देंगे आप लोग, कालामंडलम कल्याणी आमा। कौन हो जाएगी? कालामंडलम कल्याणी आमा जो थी, इसको फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। और बाकी तो सारे कलाकार के नाम बताइए दिए हैं, रांगनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी। उसके अलावा कलामंडलम कल्याणी आमा, शांताराव, क्षेमावती, पवित्रम, जयप्रभा, मेमन। इसके अलावा कथकली पूरा अभी लिखे हैं पीछे वाला पेज पे पूरा कथकली पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा केरल में और क्या होता है स्टैटिक जीके के हिसाब से? तो याद रखिएगा, नौका दौड़ होता है। कौन सा होता है? नौका दौड़ प्रतियोगिता जो होता है यह केरल में ही मनाया जाता है। और केरल में इसको बोला जाता है बल्लभी ना, क्या बोला जाता है? हाँ, जिसे नाव की तरह होता है, जिसे नाव में होता है ना बल्लभी। तो नौका दौड़ प्रतियोगिता केरल में मनाया जाता है ओणम त्योहार के उपलक्ष्य में। कौन सा त्योहार के? ओणम त्योहार के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? बोलिए। नौका दौड़ प्रतियोगिता मनाया जाता है। बात समझ में आया? और केरल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केरल से क्वेश्चन क्या हो सकता है मालूम है आप लोग को? याद है? और कुछ बताइए। यहाँ सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा थोरियम अगर पाया जाता है, सबसे ज्यादा थोरियम अगर पाया जाता है, थोरियम, तो यहां लगा लीजिए सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है केरल में। कहां पाया जाता है? केरल में। और यह परसेंटेज होता है 80%। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थोरियम के खोज किसने किया था? थोरियम के खोज याद है आप लोग को? तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक किए थे? बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने 1928 में थोरियम के क्या किए थे? खोज।
एक बार की क्वेश्चन क्या पूछा था कि थोरियम के सबसे पहला बार उपयोग कौन सा परमाणु संयंत्र में किया गया था? तो याद है आप लोग को, ककरापारा परमाणु संयंत्र जो गुजरात में है, उसमें सबसे पहले थोरियम का प्रयोग किया गया था। ककरापारा क्या हो जाएंगे? परमाणु संयंत्र। ककरापारा परमाणु संयंत्र में सबसे पहले किस चीज का खोज किया गया था? थोरियम का उत्पादन किया गया था। और याद रखना है, ये थोरियम एक केरल के जो मलबार तट है, इसमें जो थोरियम मिलता है, इसमें थोरियम के कौन सा अयस्क मिलता है? याद है आप लोग को, मोनोजाइट। कौन सा मिला था? एक और याद हो जाएगा, मोनोजाइट जो होता है थोरियम का अयस्क है, और केरल के मलबार तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल के मलबार तट पे पाया जाता है। कौन सा जगह हो जाएंगे? मलबार तट। और अगर केरल से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से तो क्या क्या हो सकता है? तो बोलिए किसका? पीटी उषा का जन्म। और देखिए केरल के बारे में, और देखिए केरल के बारे में ये बता दिए ना, क्या बोला जाता है? केरल के मलबार तट पे केरल में एक वर्षा होती है। केरल के मलबार तट पे जो वर्षा होती है, मलबार तट पर जो वर्षा होती है, उस वर्षा का नाम है आम्ल वर्षा। क्या नाम है? आम्र वर्षा। क्या हो जाएंगे? आम्र वर्षा। इसके बाद केरल के मलबार तट पर एक विद्रोह हुआ था। केरल के मलबार तट पर एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था, कौन सा विद्रोह? याद है आप लोग को? मोपला विद्रोह। कहाँ हुआ था? मोपले में विद्रोह हुआ था केरल के मलबार तट पर। वह मोनपा जनजाति है, यह मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मलबार तट पर 1900 में, 21 से 22 में। और ये करने वाले व्यक्ति का नाम था अली मुल्सियर। कौन किए थे? अली मुल्सियर। बात समझ में आया? अगर और केरल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हो सकता है? बोलिए। याद है केरल के क्या बोला जाता है? अम्बुकुथी के पहाड़ी पर कौन सा गुफा है? हिंडकल की गुफा है। अम्बुकुथी के पहाड़ी पर, केरल के अम्बुकुथी के पहाड़ी पर, अम्बुकुथी क्या हो जाएंगे? अम्बुकुथी के पहाड़ी पर क्या हो सकता है? अम्बुकुथी के पहाड़ी पर कौन सा? हिंडकल की गुफा है। हिंडकल की क्या हो जाएंगे? गुफाएं हैं। और क्वेश्चन रहने दें, बोलिए सब। और देखिए एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा, 2-4 क्वेश्चन। अगर केरल की बात पूछा जाएगा और, तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कितना परसेंट है? 94%। यहाँ लीगा अनुपात सबसे ज्यादा है। लीगा अनुपात सबसे ज्यादा है, कितना परसेंट है? 1084। 1000 पुरुष पर 1084 गो महिला। पीटी उषा का जन्म स्थल, पीटी उषा का जन्म स्थल बताइए। केरल में 1900 कब में हुआ था? 64 ईस्वी में हुआ था। केरल में हुआ था पीटी उषा का जन्म। अगला बात पूछा जाएगा कि सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना कौन सा राज्य में स्थित है? सबरीगिरी परियोजना, तो सबरीगिरी परियोजना जो है केरल में ही स्थित है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है काला मिर्च। क्या पाया जाता है? काला मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा। छोटी इलायची सबसे ज्यादा। छोटी इलायची कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा। नारियल सबसे ज्यादा। नारियल के बाद और बताइए, याद है? काजू सबसे ज्यादा। नारियल, छोटी इलायची, काजू और अदरक सबसे ज्यादा। क्या पाया जाता है? अदरक सबसे ज्यादा। और इसी केरल के मलबार तट पे आया था कौन? वास्को डी गामा। और वह केरल के कौन सा इतिहासकार था? जमोरिन, जिनको क्या क्या स्वागत। और केरल में ही वह कौन सा बंदरगाह था? तो कालीकट। अभी अगर क्वेश्चन तो ज्यादा हो जाता, जोड़ेंगे तो और हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दायित्व स्वतंत्रता का, और यह उसी दिन का है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अनुच्छेद देखिए, सबसे इसका आंसर तो हो जाएगा हम लोग का 21, लेकिन जो ऑप्शन दिया है 20 के पहले बारे में सोचेंगे। 20 जो ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण होता है। अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में, दोषी सिद्ध के संबंध में क्या होता है? संबंध में संरक्षण होता है। क्या होता है? संरक्षण होता है। और इसके तहत 3 प्रकार के आता है। 20 के क, उसके बाद 20 के ख,
उसके बाद 20 के ग। अब 20 के क में कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा होना चाहिए। 20 के क में क्या कहता है? व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा होना चाहिए। कौन से में कहता है? 20 में। ख में क्या कहता है? ख में यह कहता है कि वह जिस समय अपराध किया हो उसी के समय में सजा होनी चाहिए, न कि पहले एवं बाद में बनने वाले कानून के तहत। इसके बाद ग में कहता है कि अपराधियों को जिसे गिरफ्तार करने के बाद उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये 21 आता है 20 के। इसमें कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं कौन चीज का अधिकार? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन कहता है कि इसके मतलब क्या हुआ कि अगर आप पे कोई व्यक्ति जानलेवा हमला कर रहा है तो आप पलट के उस पे वार कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यह प्रमाण होना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारे पे जानलेवा हमला कर रहा है। इसके बाद यहीं पे पढ़ाए थे हम 21 के क। 21 के क में शिक्षा का अधिकार आया था। क्या कहा गया था? 14 बरस से कम उम्र के बच्चा को शिक्षा देना वह उसके पेरेंट्स का काम है। किसका काम है? उसका पेरेंट्स का काम है। और यह किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कब जोड़ा गया था? 6वां संविधान संशोधन 2002। क्लियर है? इसी तरह 22 अनुच्छेद जो कहता था, बताइए क्या कहता था? गिरफ्तारी के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में क्या था? संरक्षण। और इसमें भी 22 के क, ख और ग आता था। 22 के क, उसके बाद 22 के ख, उसके बाद 22 के ग। 22 के क में कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में सशरीर उपस्थित करना होगा, ताकि न्यायालय यह जांच करेगा कि उस व्यक्ति जो बंदी बनाए गए हैं क्या वह बंदी बनाने के लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। इसके बाद ख में क्या कहता है? ख में यह कहता है कि उस न्यायालय उसको जांच करेगा कि यह व्यक्ति क्या है, सही है कि गलत है। और ग में कहता है कि अगर बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे अपनी मंद पसंद का क्या रख सकता है? वकील रख सकता है। ठीक है। और 19 में कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्पेशल स्वतंत्रता। और यह कई प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, जिसमें आप लोगों को ट्रिक पढ़ाए थे। बांस से अब व्यापार होगा। क्या होगा? बांस से अब व्यापार होगा। और बस 19 के ए हो जाएंगे, 19 के क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, 19 के सी हो जाएंगे, 19 के डी हो जाएंगे, ई गायब करके क्या हो जाएंगे? ई के बाद 1900 डी के बाद ई नहीं होता है, एफ। ठीक है। तो बस से क्या हो जाएंगे? बोलने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता। स से क्या हो जाएंगे? संध करने की स्वतंत्रता, संध करने की स्वतंत्रता। उसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता शांतिपूर्वक। और बस से क्या हो जाएंगे? बसने की स्वतंत्रता। और एक होता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप कहीं भी व्यापार आवागमन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन था एसएससी जीडी कब? 10 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है। देखिए अब ये इसको लगा दीजिए आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या हो जाएंगे? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के अलावा लोक नृत्य भी है। ठीक है।